हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर फर्स्ट चैप्टर के एक क्रिस्प सी रिवीजन करा दो ना, हमारे पेपर आ रहे हैं, एक बढ़िया सी तैयारी हो जाए। तो बेटा क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की 44 मिनट्स रिवीजन होने वाली है, जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा मैंने 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर लेना और बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। बट ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अपना नाम और स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, सो दैट कि मुझे पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। और इस लेक्चर में मैंने बहुत बढ़िया नोट्स का यूज़ किया है, वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यस, कुछ नोट्स हमारे पेड होते हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है कि सर ये केमिस्ट्री होती क्या है, हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। केमिस्ट्री क्या है भाई? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। मैटर के बारे में बहुत डिटेल में चले जाएंगे, कंपोजिशन किससे मिलकर बना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका कलर क्या है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो 4 केमिस्ट्री की ब्रांच रहती हैं, जो 11th-12th में आप लोग पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, एनालिटिकल, है ना, डिटेल में आएंगी। अच्छा, ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जब पे फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाए, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल हो जाए। और चैप्टर का नाम ही क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत जरूरी है ना, अगले वाले चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, हमारे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं बता दूं, ये जो श्रीमान जी आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं एंटोनी लवोइजर। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कंसीडर किया जाता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में फादर ऑफ मैथ, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ फिजिक्स जरूर बता देना। अब देखो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप लोगों ने पहले भी सुना है। किसने दिया था ये लॉ? लवोइजर ने दिया था। उन्होंने बोला मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये ना कुछ ऐसा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक रिएक्शन के अंदर जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, उतना ही मास किसका होगा भैया? प्रोडक्ट का मास होगा। जैसे CaCO3 है, अगर 100 ग्राम होता है, अगर मैं इसको गर्म करूं तो दो कंपाउंड बन गए, CaO एंड CO2। अगर CaO 56 ग्राम है तो CO2 हमारा 44 ग्राम बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारे पास A है 10 ग्राम, B है 20 ग्राम, और इनसे एक प्रोडक्ट बन गया C, तो उसका मास कितना होगा? 30 ग्राम। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होने वाला है। आगे बढ़ो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने क्या बोला? अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोर्स। कि अगर एक प्योर कंपाउंड है, कोई भी प्योर कंपाउंड है, उसमें हमेशा फिक्स एलिमेंट होंगे और उनका रेशियो बाय मास जो होगा वो भी फिक्स होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर किसी भी सोर्स से हो सकता है, रेन, सी, रिवर, आरओ, ट्यूबवेल, किसी भी कंट्री का हो। रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, पाकिस्तान का रहने देते हैं, वो कुछ भी कर देंगे। बाकी जिस भी सोर्स का, जिस भी कंट्री का पानी रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? H2O। तो वो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। अब अगर रेशियो बाय मास निकाले, हाइड्रोजन का मास होता है 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा 1:8 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? डाल्टन ने। डाल्टन हर चैप्टर में हैप्पी बर्थडे करने आएगा। डाल्टन ने क्या बोला? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव टू और मोर कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। उन्होंने बोला कि जब भी दो एलिमेंट जुड़ेंगे और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, एक के मास को फिक्स रखो, दूसरे को मास को चेंज करते रहो। क्या लिखा है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू गिव टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे, मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर, एक का मास फिक्स रखना है, तो हमेशा कैसे कंबाइन करेगा? इन सिंपल होल नंबर रेशियो। सर बात समझ में नहीं आई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने सोचा कि भाई दो प्रोडक्ट बनाते हैं मिलके, है ना। उन्होंने दो प्रोडक्ट बनाए, एक बनाया H2O और एक बनाया H2O2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का मास अगर मैं देखूं दोनों केसेस में, वो है 2। ऑक्सीजन का मास देखूं, पहले वाले में है 16, दूसरे वाले में है 32। एक का मास फिक्स रखना है, एक का मास फिक्स रखो, दूसरे का जिसका चेंज हो रहा है ना, उसके मास का अगर आप रेशियो निकाल लोगे तो वो सिंपल होल नंबर है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये 16:32 यानी कि 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो ही तो आया है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है गे लुजैक लो। गे लुजैक दादा ने गैसेज के लिए लो दिया था। उन्होंने क्या बोला? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेज कंबाइंड इन अ रिएक्शन बाय सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। कि गैसेज जब भी कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ, वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करती हैं, कॉम्प्लिकेटेड रेशियो में कंबाइन नहीं करती। जैसे कि हमारे पास एक गैस है H2, एक गैस है Cl2, है ना, और उन्होंने मिलकर बना दिया 2HCl, है ना। और जो यहाँ पर मोल्स होते हैं ना, वही वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम कितना है? जो आगे इसके मोल्स लिखे हैं 1, इसके कितने हैं? 1, इसके कितने हैं? 2। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया? 1:1:2, एक सिंपल होल नंबर है। जैसे कि हमारे पास वाटर बनाना है, वाटर कैसे बनेगा? 2H2,
प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। गैसेस जब भी कंबाइंड होंगी वो सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइंड होंगी। अगर आप इनके वॉल्यूम देखो, ये जो मोल्स होते हैं ना, ये वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम कितना है इधर 2, इसका वॉल्यूम कितना है 1, इसका वॉल्यूम कितना है 2, तो इसका कितना आ गया भाई, इनका वॉल्यूम कितना आ गया 2:1:2। यही बोला, जब भी गैसेस कंबाइन करेंगे सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। इसके बाद हमारे दादा आए अवोगाड्रो ने एक लो दिया। क्या लो? उन्होंने बोला एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर गैसेज का वॉल्यूम फिक्स है तो उनके मॉलिक्यूल भी फिक्स होंगे। अगर 10 गैस लो, उनका वॉल्यूम एक जैसा रहेगा तो उनमें मॉलिक्यूल्स भी एक जैसे होंगे। या फिर अगर गैसेज के अंदर मॉलिक्यूल फिक्स हैं तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, मान के चलो मैंने 1 लीटर एक गैस ले ली, गैस ए, है ना, 1 लीटर दूसरी गैस ले ली, गैस बी, 1 लीटर दूसरी गैस ले ली, गैस सी। ठीक है, यह है 1 लीटर गैस ए, यह है 1 लीटर ऑफ गैस बी, यह है 1 लीटर ऑफ गैस सी। तो आवोगाड्रो ने क्या बोला, अगर वॉल्यूम फिक्स है ना, अगर वॉल्यूम सेम है तो इनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 6, इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 6, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 6। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? सिंपल सा था। आवोगाड्रो ने क्या बोला, अगर नेचर गैसेस की मैटर नहीं करती, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर एक जगह पर आपको कोई बोले हाइड्रोजन के 2 लीटर में 100 मॉलिक्यूल हैं, तो O2 के 2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे भैया 100। इक्वल वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। ये किसने बोला, आवोगाड्रो ने। और आवोगाड्रो का एक फेमस नंबर भी होता है जिसको हम बोलते हैं 6.023 इंटू 10⁻²3। ये आवोगाड्रो नंबर होता है जिनको रिस्पेक्ट में इनके नाम पे दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम सिंपली AMU लिख सकते हैं या फिर यू लिख सकते हैं। होता क्या है 1 AMU? 1 AMU क्या होता है भाई, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, है ना। कार्बन 12 के एक एटम का मास जब निकालते हैं और उसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो जो भी मास आएगा वही एटॉमिक मास यूनिट होगी। तो जब निकाला गया C12 के मास का 12th पोर्शन निकाला गया तो वो कितना आया, वो बेटा बहुत छोटा पोर्शन आया। वो कितना आया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अगर किलोग्राम्स में लिखना चाहूं तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्या होता है AMU, कार्बन 12 के मास का 12th पोर्शन, है ना। और ये बहुत छोटा होता है, कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, एक एटम के मास को। अच्छा, एटॉमिक मास बहुत छोटी यूनिट है, इसको निकालने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो एक एटम का मास AMU में लिख दोगे तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। सोडियम का मास जैसे 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। अगर मैं बात करूं कार्बन का मास होता है 12U। हाइड्रोजन का मास होता है 16U, गलत हो गया, हाइड्रोजन का मास होता है 1U। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे सल्फर का मास हो जाता है 32U। मेरे को ऐसा लगता है आपने छोटी क्लासेज में मास जरूर पढ़ा होगा। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का मास अगर आपको याद हो जाएगा ना तो मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक मास है। आगे मूव करते हैं मोलिकुलर मास। जैसे एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका मास का सम कर दो। जैसे H2 का मास निकालना है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो ये 16 + 2 18 आ जाएगा। CO2 का मास अगर आपको निकालना है C + O2, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो ये हमारे पास हो जाएगा 44U। ठीक है, अगर मैं NaOH का मास निकालने को बोलूँ, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40U। अगर मैं सिमिलरली आपको बोलूँ C6H6 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कार्बन का कितना होता है 12 और कितने कार्बन है 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 6 है। तो यहाँ से जब आप निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 78U। एक NCERT में हमारे पास क्वेश्चन है, शायद मैं क्वेश्चन मिस कर गया हूँ, तो हमें एटॉमिक मास निकालना है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, ग्लूकोज का C6H12O6, है ना। एटॉमिक मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया, बहुत छोटी यूनिट होती है, इनको यू में एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर आप ज्यादा मास निकालना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो मोलर मास। क्या वर्ड यूज रख सकते हो, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। और 1 मोल का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल एक बड़ा सा नंबर होता है। कितना बड़ा नंबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल जब निकालोगे तो वो एक बड़ा मास आएगा, है ना। जैसे
और ये जो मास आ जाता है, एक बड़ा मास होता है, इसको ग्राम्स में लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिख दूंगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम्स, या मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये वर्ड बेटा आपको कई बार सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में। इसका मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, या फिर इसको मोलर मास बोल देंगे। जैसे कि मैं आपको बोल लूं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23U। बट अगर सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास बोलूं, या सोडियम का मोलर मास बोल लूं, सोडियम के 1 मोल पार्टिकल्स का मास बोल लूं, तो वो कितना आएगा? 23 ग्राम। सर ये 23 ग्राम कैसे आया? मैंने क्या बोला? कितने पार्टिकल का मास लेना है? 1 मोल ऑफ सोडियम का मास लेना है। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल का मतलब क्या है? 6.02323 इंटू 10 की पावर 23। ये तो 1 मोल पार्टिकल हो गए। सोडियम का मास कितना होता है? 23U होता है, और U को अगर मैं ग्राम्स में लिखना चाहूँ तो 1.6 इंटू 10 की पावर -24। अब जब मैं इस सारे को सोल्व करूंगा ना बेटा, ये सारा तो सोल्व होकर 1 आ जाएगा, और ये ओवरऑल सोल्व होकर क्या आएगा? 23 ग्राम्स। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं आपको बोलता हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? इसका हो जाएगा 16 ग्राम। अगर इसके 1 मोल पार्टिकल का मास निकाला जाएगा ना, वो 16 ग्राम आ जाएगा। जैसे मैं बोल देता हूँ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23U। बट अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा तो वो हो जाएगा 23 ग्राम्स। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? एटॉमिक मास को, जब किसी भी एटॉमिक मास को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो वो ग्राम्स में आ जाता है। 1 AMU को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ग्राम आ जाएगा। आगे आ जाओ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास नाम से ही क्लियर हो रहा है कि देखो, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनका सिर्फ एक मास नहीं होता, उनके एक से ज़्यादा मास होते हैं, तो उनके मासेस की एवरेज निकालनी है। ये एवरेज कैसे निकलेगी? हो सकता है, अच्छा, एक एलिमेंट के अलग अलग मास होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी एलिमेंट के अलग अलग मास हैं तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट उसका मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो आइसोटोप्स बोलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होता है ना, कभी कभी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन परसेंटेज, तो क्या करना है? A1X1, A2X2, A3X3 अप टू ANXN बाय में 100। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। एक्स का मतलब है यहाँ पर कितनी परसेंटेज दी गई है। और अगर आइसोटॉप्स हमारे फ्रैक्शन में दे रखे हैं भाई, अच्छा, परसेंटेज में दे रखा है तो डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। अगर आइसोटॉप्स हमारे फ्रैक्शन में दे रखे हैं, फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3 अप टू AN FN। सर बात समझ में नहीं आई, थोड़ा डिटेल में बताओगे? देखिए, जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया भाई, पेपर में क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स अबंडेंस इन नेचर इज 99.676। देखो, जब इसका मास 16 है तो इसकी अबंडेंस कितनी है? 99.76। जब इसकी अबंडेंस 17 है तो इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.04। और जब इसकी अबंडेंस, सॉरी, जब इसका मास 18 है, जब इसका मास 18 है, तो बेटा क्या है भाई? जब इसका मास 18 है, तो जब इसका मास बेटा जी 18 है तो है 0.20। ये कर दिया, मतलब जितना मास हर एक की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे भाई, किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। और जब 100 से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 16 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 AMU आ जाने वाला। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मोल कंसेप्ट, कि यार मोल कंसेप्ट कैसे होता है। देखो बेटा, मोल मैंने पहली बार कई बार बता दिया, मोल एक नंबर है, और वो नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और रिस्पेक्ट में इसको एवोगाड्रो का नाम दे दिया गया है, तो इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोल देते हैं। मोल वर्ड में कभी बोल दो तो आप दिमाग में समझ जाना कि मैं कितने पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे मैं बोल दूं कि हमारी गैलेक्सी में 10 मोल स्टार्स हैं, तो 10 मोल का मतलब क्या है? 10 इंटू, और मोल वर्ड यूज कर दिया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे मैं बोलता हूँ 100, आपके माइंड में एक नंबर आता है। मैं बोलता हूँ 1000, एक नंबर आता है। मोल से भी एक नंबर आना चाहिए। मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैंने कब बोला 1 मोल एटम, मीन्स कितने एटम है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। मोलर वॉल्यूम, जब गैस के 1 मोल पार्टिकल्स लिए गए, किसी भी गैस के जब कितने पार्टिकल्स लिए गए? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गैसेस के लिए टेम्परेचर कितना रखा गया? 0 डिग्री सेल्सियस, या कह लीजिए 273 केल्विन टेम्परेचर रख दिया। और प्रेशर कितना रखा गया? प्रेशर रखा गया 1 एटमॉस्फेरिक।
और कंसंट्रेशन अमाउंट कितना रखा गया 1 मोल। 1 मोल का मतलब गैस के कितने पार्टिकल्स लिए गए 6.023 इंटू 10⁻²3। तब जब उनका वॉल्यूम निकाला गया ना तो गैसेज का वॉल्यूम आया 22.4 लीटर। मैंने आपको एवोगाड्रो लॉ में एक बात बताई थी कि अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। जब हर एक गैस को देखा गया सबके मॉलिक्यूल्स इक्वल किए गए, कितने मॉलिक्यूल कर दिए गए 6.023 इंटू 10⁻²3, तो सबका वॉल्यूम कितना आया 22.4 लीटर। वॉल्यूम इक्वल है तो पार्टिकल्स इक्वल होंगे, या पार्टिकल्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल होने वाला है। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत इजीली होने लग जाएंगे अगर आप इस तरह से याद रखो। मोल, अगर आपको कभी पार्टिकल दे रखे हैं और मोल निकालने हैं तो पार्टिकल को डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपको कभी मास गिवन है, गिवन मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको कभी वॉल्यूम गिवन है तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। बात समझ में नहीं आई? जैसे मैंने आपको बोला हमारे पास है 88 ग्राम ऑफ CO2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है 88 बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास। CO2 का मोलिकुलर मास कितना बनेगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो ये कितना बन गया 44। तो यहां से मोल्स कितने आ गए हमारे पास 2 मोल्स आ गए। अगर आपको कहीं पर पार्टिकल्स गिवन है, मान के चलो आपको बोल दिया 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, किसके CH4 के। आपको यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बेटा मोल्स कभी भी निकालने होते हैं तो डिवाइड कर देते हैं गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन पार्टिकल्स कितने हैं भाई 3.011 इंटू 10⁻23 बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको सिंपल आउट करेंगे तो यहां से कितने मोल्स आ जाएंगे 1/2 मोल्स आ जाएंगे या फिर 0.4 मोल्स आ जाएंगे। जैसे कि आपको कोई बोल दे 2.24 लीटर 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया है एट STP। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएंगे भाई, गिवन वॉल्यूम जो कि है 2.24 बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4। तो इस तरह से आ जाएगा कि नहीं, यहां पर आ जाएगा 1/10, यानी कि मोल्स कितने आ गए हमारे पास, यहां पर हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ भी निकाला जा सकता है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। अगर आपको मोल्स निकालने हैं गिवन डाटा से तो इन फॉर्मूलाज का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 है, 44 ग्राम ऑफ CO2 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 44, मोलर मास कितना होता है CO2 का मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो ये बन जाएगा 44। तो यहाँ से 1 मोल आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बताओ भाई 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस CO2 का वॉल्यूम कितना होगा एट STP, अब 1 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना बनता है 1 मोल का वॉल्यूम बनता है 22.4 लीटर बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम बन जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक होता है एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, और एक होता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या होता है जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम ना हो पाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सोच समझ के बताना। एक शादी हो रही है, उसमें 500 किलो साग बनाया है और 500 किलो पनीर बनाया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। आप बोलोगे कि सर 500 किलो साग है 500 किलो पनीर है, बराबर बराबर है, इनमें से तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। बट आप खुद से बताओ, जो शादी में बंदे साग कौन खाएगा, साग हरा साग होता है ना, ऑब्वियसली दुनिया पनीर ज्यादा खाना पसंद करेगी, तो वहां पर पनीर जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो पनीर वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है और जो साग होगा वो वहां पर एक्सेस रिएजेंट होगा। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल हुआ। प्रॉपर एग्जांपल की बात करते हैं। वेरी गुड। देखो जैसे कि आपको A+2B एक रिएक्शन, अच्छा बेटा जब भी आप इसको करने जाओ ना तो कोशिश करना मोल्स में डाटा आ जाए, मोल से क्वेश्चन करने इजी हो जाते हैं। दोनों के 10-10 मोल्स दे दिए तो आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो दोनों बराबर हैं, तो इसमें तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं। बट लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इन दोनों को इनका कोफिशिएंट से डिवाइड करो। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है B का कोफिशिएंट कितना है भाई 2 है। तो जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये आएगा 10 और ये आएगा 5। तो जो कम आया है बी वाले कम आए हैं तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे कि मैंने बोला N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है, ठीक है। इसके 100 मोल्स हैं और इसके मान लो 200 मोल्स हैं। तो बताओ इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। बहुत सारे बच्चों को देखने के लगेगा कि यार ये कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का शॉर्टकट क्या है, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसको जब डिवाइड किया तो ये तो 100 आया, और इसको जब डिवाइड किया आई थिंक ये आएगा 66.6। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होने वाला है, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। और यहाँ पर ये क्या होगा, जो हमारा N2 है, N2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब जिसके पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालेंगे इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो पार्ट है, ए है 10 ग्राम, बी है 15 ग्राम। और मैं आपको बोलता हूं मास परसेंटेज निकाल लो यार। आप मास परसेंटेज ऑफ ए निकालने को गए तो ए की मास परसेंटेज क्या हो जाएगी, मास ऑफ ए जो कि है 10 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर, दोनों का सम 10 प्लस 15 कितना हो गया यहाँ से 25, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 40%। सिमिलरली आप मास परसेंटेज ऑफ बी भी निकाल सकते हो। बी की मास परसेंटेज कैसे आएगी, मास ऑफ बी जो कि है 15 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यानी दोनों का सम 25, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60%। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। किसका रेशियो, मोल्स का रेशियो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको काई ए निकालना है या एक्स ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी यानी कि सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होती है। और अगली बात, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज में ऊपर भी मास हो नीचे भी मास हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर तो डिपेंड नहीं करती है भाई। क्लियर है। अब अगली बात पे आ जाओ। जैसे कि आपको एक जगह पर बोल दिया गया है, हमारे पास है 90 ग्राम वाटर एंड 40 ग्राम NaOH, और आपको बोला गया कि इनकी मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लो भाई पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 90, वाटर का गिवन मास कितना है 90 है। और अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं, हाइड्रोजन का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, यहाँ से 18, तो यहाँ से मोल्स आ गए हमारे पास 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लो भाई। NaOH का क्या हो जाएगा, अगेन वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 40 बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास बनेगा 40 ही बनेगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 करके, तो यहाँ से 1। तो ये हमारे मोल्स आ गए। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालनी इजी है। जैसे आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर यानी कि 5 बाय में सॉल्यूशन 6। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि कितने हैं 1 बाय में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी दोनों का सम कितना बनेगा 6। सिंपल है ना। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है ऑफ मोए मोए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोए मोए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर और बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आगे मूव करो। एक क्वेश्चन है हमारी बुक में दे रखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, और सोल्यूट यहाँ पर क्या है ए है, तो आप निकाल लोगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ ए जो कि है 10 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी मिक्सचर, 2 ग्राम ए है 18 ग्राम वाटर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 ग्राम, और परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू में क्या आएगा 100, 20 5 100, तो 2 5 10, ये हमारे पास
10% आ गया। और अगर मैं यहाँ से वाटर की मास परसेंटेज पूछूं तो कमेंट सेक्शन में बताना वाटर की मास परसेंटेज कितनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर ले लो, बहुत बढ़िया कंटेनर नहीं है ये, बहुत गंदा कंटेनर बना दिया। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मैंने पानी भर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, और इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी, थोड़ी सी क्या, जितनी भी चीनी मिलानी है मिला दो, या कुछ भी, ठीक है। कितने मोल्स ऑफ शुगर हैं? मोल्स ऑफ शुगर हैं कितने वॉल्यूम के अंदर? मान लो कि इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ शुगर हैं और हमारा 10 लीटर सॉल्यूशन बन गया, 10 लीटर सॉल्यूशन बन गया। तो यही होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है लीटर में, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं ऊपर 2, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 10, तो यहां से मोलैरिटी कितनी बन गई? 0.2 बन गई। और इसकी यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? मोल्स पर लीटर या फिर मोलर। अच्छा, मोलैरिटी की एक डाइल्यूशन इक्वेशन होती है। क्या मतलब होता है डाइल्यूशन का? कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी कुछ मोलैरिटी है, कुछ वॉल्यूम है, तो उसमें और पानी मिला दूंगा ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कुछ नई मोलैरिटी बनेगी। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी का न्यूमेरिकल अगर कभी भी इजीली करनी है तो फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अगर आपको मोलैरिटी के न्यूमेरिकल कभी भी इजीली करने हैं तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, एमबी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वीएमएल का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मोलैरिटी एक मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलैरिटी को घटना पड़ेगा, तो मोलैरिटी यहां से घट जाएगी। मोलैरिटी यहां से घट जाएगी। होती क्या है मोलैरिटी? एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है। जैसे यहाँ पे 10 लीटर सॉल्यूशन था और मोल्स ऑफ शुगर कितने थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? 2 मोल्स थे, तो यहाँ से मोलैरिटी क्या आ जाएगी? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर, कितने लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये होती है। और एक होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर हो गया भाई, इस कंटेनर में मैंने भर दिया सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर लिया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पे 10 kg सॉल्वेंट हो गया, 10 kg सॉल्वेंट हो गया, और इसमें मैंने क्या कर दिया? 5 मोल्स ऑफ शुगर ऐड कर दिए, 5 मोल्स ऑफ शुगर ऐड कर दिए। तो मतलब क्या है? कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन पर केजी सॉल्वेंट? कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यूनिट क्या होती है इसकी? मोल्स पर केजी, या फिर सिंपल याद रखो मोलल। मोलैलिटी की खास बात बता दूं, मोलैलिटी एक मास बाय मास कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? मास बाय मास। मास बाय मास है तो टेम्परेचर के साथ कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ता। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी पे किस पे फर्क पड़ता है, तो मोलैरिटी पे पड़ता है। कैसा फर्क पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगी। मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। एक क्वेश्चन है हमारी बुक में दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? अभी सिंपल सा शॉर्टकट बताया है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट। कितना मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है भाई? मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है, ये दे रखा है 4 ग्राम, ये गिवन है ना 4 ग्राम। मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना आएगा? कई बार ही तो निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 40 इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा आपको? दिखाई दे रहा होगा 250, तो ये जाएगा 250 4 पे चला जाएगा, ये 4 10 पे चला जाएगा, 4/10, तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.4 मोलर। आई थिंक तो यही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से मोलैरिटी बहुत इजीली की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कि कभी हमें मास परसेंटेज निकालनी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है,
हमें कोई बोल दे कि इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकाल लो, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? मास ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड जो कि 2 होता है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, परसेंटेज निकालने इनटू में 100। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड जो कि 16 होता है बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड वाटर का 18 होता है और परसेंटेज निकालने इनटू में 100 आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जैसे कि आपको कोई बोले कि हमारे पास है CaCO3 है या NaOH है, हमें NaOH में हर एक एलिमेंट की मास परसेंटेज निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है ऑफ सोडियम, हमें परसेंटेज निकालनी है ऑफ ऑक्सीजन, हमें परसेंटेज निकालनी है ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास कितना है इसके अंदर? 23, और मोलर मास, इस कंपाउंड का मोलर मास कितना बनेगा? NaOH का मोलर मास कितना बनने वाला है? 40, और परसेंटेज निकालने तो क्या आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 बाय मोलर मास 40 और परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू में 100। हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का मास इस कंपाउंड में कितना है? इस कंपाउंड में है 1 बाय मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड 40 और परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्मूला। सिंपल सी बात याद रखिए, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये हमें क्या देता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बताता है इन अ मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला करूं, इसके सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात करूं तो वो होगा CH। और यहां पर N क्या है? N यहां पर आएगा 6, मतलब एक नंबर जो यहां से कॉमन आ गया है वो आ गया है 6। जैसे मैं आपको बोलता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। और अगर मैं बात करूं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की, बताओ इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है? वो हो गया H। अच्छा, यहां पर ना CH2O बनेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास है यार कुछ भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन है, पता है आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH, है ना। और N क्या आएगा? किस नंबर से किया गया होगा डिवाइड? इसको 6 से डिवाइड किया गया होगा। कई बार हो सकता है कि आपको ना एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है और आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस n की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है? इस n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो एम्पेरिकल मास से। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ना एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3। CH3 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और इसका मॉलिक्यूलर मास है 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताएंगे भाई इसका? बताओ। इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है, ये दे रखा है, यू में कर लो अगर मॉलिक्यूलर मास है तो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है? n से मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला को। अब ये n की वैल्यू कैसे आएगी? मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास कितना है? 34। एम्पेरिकल मास कैसे बनेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला से कार्बन का होता है, कितना होता है कार्बन का? गलती तो नहीं हो गई? मेरे से गलती हो गई, इसको ना 30 कर देते हैं सो दैट कि इजी कैलकुलेशन हो जाए। कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 3, 12 + 3 15 हो गया। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो 2 इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3, तो इसको सिंपल आउट करोगे तो ये हो जाएगा C2H6। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6। इस तरह से बनाया जा सकता है। या फिर हमें ना NCERT में एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07%। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इसको करने का एक ही तरीका है। सबसे पहली बात आप लोग लिख लो, एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं। एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहले है हाइड्रोजन, फिर है कार्बन, फिर है ऑक्सीजन। फिर देखो इनकी परसेंटेज कितनी दे रखी है।
पहले वाले की परसेंटेज है 4.07, अगले वाले की है 24.27, अगले वाले की है 71.65। ये इनकी परसेंटेज दे रखी है। अगली चीज परसेंटेज तो दे दी, अब यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर करके, परसेंटेज बाय मोलर मास करके कर दो भाई। इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, पहले वाले की 4.07 डिवाइड करोगे इसका मोलर मास, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका 24.27 12 से डिवाइड करोगे, मोलर मास हाइड्रोजन का 12 बनता है ना, और ये 71.65 इसको डिवाइड कर दोगे आप लोग, किससे डिवाइड कर दोगे, सीएल है ना लास्ट में, तो ये यहाँ पर आएगा सीएल, ये आएगा 35.5। जब इस सारे को सिंपल आउट करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4.07, ये आएगा 2, लगभग 2 आ जाएगा, और ये लगभग हमारा ये भी 2 ही आएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसके बाद आप निकाल लोगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट कैसे आएगा, जो इनमें सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। 4.07 को 2 से, 2 को भी 2 से, और फिर 2 को भी 2 से, ये लगभग 4 आएगा। नहीं, इसको देखिए सिंपलेस्ट कैसे निकलता है, इनको सबसे छोटे नंबर से, जो इनमें सबसे छोटा नंबर है, इनमें सबसे छोटा नंबर 2 था, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 1। इसके बाद रखोगे होल नंबर, होल नंबर में ये 2 1 1, तो बेटा यहां से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया भाई इसका, कार्बन का नंबर है 1, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 1, CH2Cl या H2CCl, ये आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एन लो। एन कैसे आता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास, या मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास। मोलर मास कितना है 98.96, एम्पेरिकल मास एम्पेरिकल फॉर्मूला से आ जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, 12 + 2 14, और Cl का होता है 35.5, 35.5 एंड 14, मेरे हिसाब से ये हमारे पास बन जाएगा 49.5। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और जब हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कितना है हमारे पास 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl, तो ये क्या बन जाएगा C2H4Cl2। इतना इजीली ये क्वेश्चन हो जाने थे। लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, वो है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री बिल्कुल सिंपल सा है, हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए और उसके अलग अलग रिलेशन आपको आने चाहिए। देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, जैसे कि मतलब ये स्टोइक्योमेट्री काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 10 बॉल की जो कॉस्ट है, 10 बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, तो यहाँ से 1 बॉल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यूनिटरी मेथड लगा दोगे है ना, 50/10 5 रुपीज़ आ जाएगी। और फिर अगर मैं आपसे बोलूँ यार 3 बॉल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो आई थिंक ये आ जाएगा 15 रुपीज़। तो इस तरह से स्टोइक्योमेट्री काम करती है। जैसे कि हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब आप ये देखो कि कैसे क्या क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और अमोनिया के 2 मोल्स हैं। भाई नाइट्रोजन का अगर 1 मोल है तो अमोनिया के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो अमोनिया के 3 मोल्स हैं। अगर मैं ग्राम्स में इस डाटा को कन्वर्ट करना चाहूँ तो नाइट्रोजन का मास कितना है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का मास कितना है 6 ग्राम, और अमोनिया का मास कितना है इस रिएक्शन के अंदर 32 ग्राम। मान के चलता हूं ये सब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन का 1 मोल है यानी कि 22.4 लीटर, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं यानी कि 3 इंटू में 22.4 लीटर, अमोनिया के 2 मोल्स हैं यानी कि इसका वॉल्यूम कितना बन रहा होगा 22.4 इंटू में 2। अब जैसे कि मैं एक रिएक्शन कराता हूं आपको, आपके पास है CH4, मैं थोड़ा इसको डार्क पेन से लिखता हूं, CH4 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। CH4 इसकी कंबशन करानी है तो हमें चाहिए 2O2, और जब हाइड्रोकार्बन की कंबशन होती है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है CO2 एंड एक बनता है हमारे पास वाटर। अब आप ये देखो कि इस रिएक्शन के अंदर मोल्स में क्या रिलेशन है। भाई मीथेन का 1 मोल है, मीथेन के 1 मोल को कंबशन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए, तो कितने मोल्स ऑफ CO2 बनता है 1 मोल ऑफ CO2 बनता है, एंड कितने मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अगर मैं ग्राम्स में बात करूं, मीथेन कितने ग्राम है, इस क्वेश्चन में मीथेन है 16 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 232 इंटू 2 64 ग्राम है, ठीक है। और ये CO2 कितने बन रहा है 44 ग्राम बन रहा है इधर।
वाटर कितना बन रहा है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 इंटू 2 36 ग्राम बन रहा है। और अगर मैं मान के चलूँ ये सारे गैसेस फॉर्म में है तो यहाँ पर मीथेन कितने लीटर है, 22.4 लीटर है। ऑक्सीजन कितने लीटर है, 44.8 लीटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 1 ही मोल है तो 22.4 लीटर है। वाटर अगर गैसेस फॉर्म में है तो ये कितना बन जाएगा, 44.8 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 16 ग्राम मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है भाई इसके 1 मोल बन रहे हैं और इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है, 22.4 लीटर बन रहा है। और अगर आपसे पूछ ले कि अगर भाई मीथेन मेरा 8 ग्राम होता, मीथेन मेरा 8 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, भैया 16 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है तो 8 ग्राम से कितना बनेगा, इसका हाफ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो एक दो क्वेश्चन करके समझाता हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कंबशन ऑफ मीथेन यानी कि CH4 की कंबशन करानी है, यहाँ पर 2O2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CO2 एंड वाटर बन जाएगा। अब क्वेश्चन किस किस के बीच में है आप ये देखो, आपसे पूछा गया है वाटर से किससे रिलेटेड एंड मीथेन। वाटर एंड मीथेन को देख लो, यहाँ पर मीथेन कितने ग्राम है, मीथेन है 16 ग्राम, तो यहाँ पर वाटर कितने ग्राम है, वाटर है 32 ग्राम, है ना भैया। 16 ग्राम अगर मीथेन है तो वहां पर वाटर कितना बन रहा है, वाटर बन रहा है 32 ग्राम। अगर मान के चलो बोल देता कि 160 ग्राम मीथेन है तो वाटर कितना बनता, भैया मीथेन को 10 टाइम्स कर दिया तो वाटर भी तो 10 टाइम्स बनता, तो 160 ग्राम अगर मीथेन होता तो यहां पर कितने बन जाता भैया, 320 ग्राम बन जाता। इतनी सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, जैसे अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। मीथेन है, मीथेन की कंबशन कराई, कंबशन के लिए हमें क्या चाहिए, 2O2, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा CO2 एंड वाटर बनेगा, CO2 एंड वाटर बनेगा। अब आपसे रिलेशन किस किस का है, CO2 का एंड मीथेन का है। CO2 एंड मीथेन के रिलेशन देखो भाई, पहले तो मोल्स का रिलेशन देख लो। इसका अगर 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है। अगर ग्राम्स में बात करूं, ये 16 ग्राम है तो ये 44 ग्राम है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कितने मोल्स मीथेन की जरूरत है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना लो। 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड, 44 ग्राम CO2 को कितने की रिक्वायरमेंट थी, 1 मोल ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट थी। अगर 1 ग्राम CO2 बोल देता तो कितने की रिक्वायरमेंट थी भाई, 1/44 मोल्स की रिक्वायरमेंट थी। यही बात हुई ना भैया। अगर इसका 44 ग्राम है तो CH4 के मोल्स देखो, अगर वो ग्राम्स में पूछता, इसने पूछा हाउ मेनी मोल्स, अगर ग्राम्स में पूछता तो आप लिखते 44 ग्राम के लिए 16 ग्राम्स चाहिए, बट वो मोल्स में पूछ रहा है तो 44 ग्राम के लिए इसके मोल्स कितने चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो 1/44 मोल। अब कितने ग्राम बनाना है CO2, 22 ग्राम CO2 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/44 इंटू में 22, तो ये कितना आ गया 2, यानी कि 0.5 मोल्स। तो बेटा इस तरह से सिंपली सारे के सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इसका एक डिटेल 1 शॉट भी बनाने की सोच रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कि अगर डिटेल 1 शॉट चाहिए तो ला दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कब चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और कौन से चैप्टर की वीडियो बनाई जाए। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।